17 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ नहर के पानी में एक भयानक खोज हुई। नैना नाम की 21 वर्षीय महिला का शव नरकुलों के बीच तैरता हुआ पाया गया। नहर के पास जांचकर्ताओं को एक लावारिस सफेद हुंडई सेंट्रो मिली। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर ने सीधे दिल्ली के वजीराबाद इलाके के एक घर से संबंध स्थापित किया, जिससे पुलिस को महिला की पहचान करने और उसके परिवार का पता लगाने में मदद मिली। लेकिन जब पुलिस दिल्ली में किरोड़ीवाल निवास पर पहुंची तो उन्होंने घर पर ताला लगा पाया। नैना के पिता वेद प्रकाश, मां साधना और भाई शुभम का कहीं पता नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि पूरा परिवार कई दिनों से लापता है। एक बंद घर और अनुपस्थित परिवार का सामना करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस एक त्वरित निष्कर्ष पर पहुंची। उन्होंने इस मामले को ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर हत्या के रूप में वर्गीकृत किया, ये मानते हुए कि परिवार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शहर छोड़ने से पहले नैना की हत्या की थी। ये सिद्धांत आधिकारिक नैरेटिव बन गया। अदालत ने परिवार के लापता सदस्यों को औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया, जिससे पिता, माता या भाई की आगे की तलाश प्रभावी रूप से रुक गई। चूंकि जांचकर्ताओं ने मान लिया था कि परिवार ही अपराधी है, इसलिए उन्होंने उन्हें संभावित पीड़ितों के रूप में देखना बंद कर दिया। इस विफलता ने असली हत्यारों को अगले 2 वर्षों तक पूरी गुमनामी में रहने की अनुमति दी। मामला आखिरकार 2018 में अत्यधिक शराब पीने की एक रात के दौरान खुला। मनोज बावला नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के सामने एक सामूहिक हत्याकांड के बारे में डींगे मारने लगा, जिसे पुलिस सुलझा नहीं पाई थी। उसने दावा किया कि उसने सफलतापूर्वक अधिकारियों को चकमा दे दिया है। इस शेखी बघारने के कुछ ही समय बाद मनोज की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पहले ही सुराग पकड़ लिया था। उसके फोन रिकॉर्ड उन्हें उसके करीबी सहयोगी अभिषेक पाल तक ले गए। पूछताछ के दौरान अभिषेक पाल ने आखिरकार हत्याओं में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। उसने कई सालों तक वेद प्रकाश की कपड़ों की दुकान में काम किया था और विश्वास के ऐसे पद पर था जिसने उसे परिवार की दिनचर्या तक गहरी पहुंच दी थी। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल एक समृद्ध कपड़ा व्यापारी और फाइनेंसर थे। उन्होंने दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों से अपना व्यवसाय संचालित किया, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए एक सफल जीवन बनाया। वही सफलता इस हत्याकांड का मकसद बन गई। 2015 में वेद प्रकाश ने रितेश नाम की एक कर्मचारी को व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए 9 लाख रुपए उधार दिए थे। अभिषेक इस कर्ज के लिए कानूनी गारंटर के रूप में खड़ा था। जब व्यवसाय विफल हो गया और कर्ज चुकाने का समय आया तो वेद प्रकाश की ओर से दबाव बढ़ गया। पैसे वापस करने का रास्ता खोजने के बजाय कर्मचारियों ने फैसला किया कि फाइनेंसर और उसके पूरे परिवार की हत्या करना ही उनके बचने का एकमात्र रास्ता है। आर्थिक उदारता की एक भाव का जवाब घातक विश्वासघात से दिया गया, क्योंकि जिन लोगों पर वेद प्रकाश का पैसा बकाया था, उन्होंने उनके उपनाम वाले हर व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से खत्म करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। 15 जुलाई 2016 को सुबह 11 बजे तक हत्यारों ने 10 घंटे की योजना को गति दे दी थी। उनकी रणनीति परिवार के सदस्यों को अलग थलग करने और एक एक करके उन्हें खत्म करने पर टिकी थी। अभिषेक ने वेद प्रकाश को यह दावा करके घर से बाहर निकाला कि कार को मरम्मत की जरूरत है। जैसे ही वे वाहन के अंदर अकेले हुए, क्लच वायर से उनका गला घोट दिया गया और शव को डिक्की में छिपा दिया गया। दोपहर 2 बजे उन्होंने बेटी शुभम को फोन किया और उसे मरम्मत की गई कार की टेस्ट ड्राइव के लिए आने को कहा। उसका भी वही हश्र हुआ जो उसके पिता का हुआ था। उसका शव डिक्की में उनके पास ही रख दिया गया। शाम तक उन्होंने मां साधना को निशाना बनाया। उन्होंने ये झूठ बोलकर उसे कार में बिठाया कि उसके पति का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। अंतिम शिकार नैना थी। रात 9 बजे उन्होंने उसे घर से बाहर निकालने के लिए उसी एक्सीडेंट वाली झूठ का इस्तेमाल किया। रात के अंत तक किरोड़ीवाल परिवार की हर सदस्य को खामोश कर दिया गया था। अपने सबूत मिटाने के लिए हत्यारों ने शवों को कालीनों में लपेट दिया और मौत की गंध को छिपाने के लिए भारी इत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऊपरी गंगा नहर तक पहुंचने के लिए रात भर गाड़ी चलाई, जहां उन्होंने अवशेषों को फेंक दिया। हत्यारों ने परिवार के आपसी विश्वास और एक दूसरे के प्रति उनकी चिंता का फायदा उठाया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पुलिस को बुलाने के लिए
कोई भी जीवित न बचे। 2 वर्षों तक आधिकारिक रिकॉर्ड में किरोड़ीवाल परिवार को भगोड़े हत्यारों के रूप में दर्ज किया गया। त्रासदी ये है कि जहां जनता उन्हें अपराधियों के रूप में देख रही थी, वे वास्तव में एक सुनियोजित नरसंहार की शिकार थे। न्याय ने आखिरकार साजिशकर्ताओं को पकड़ ही लिया, हालांकि हमेशा कानून के माध्यम से नहीं। मास्टरमाइंड रितेश ने अपराध बोध के कारण आत्महत्या कर ली और मनोज की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिससे केवल अभिषेक ही अपने किए के परिणामों का सामना करने के लिए बचा। भले ही कानूनी व्यवस्था 2 साल तक परिवार को न्याय देने में विफल रही, लेकिन सच्चाई आखिरकार सामने आ गई, क्योंकि हत्यारे अपना ही राज छिपाकर नहीं रख सके। अत्यधिक लालच के सामने आने पर विश्वास एक खतरनाक कमजोरी बन सकता है। हालांकि ये भी साबित करता है कि चाहे किसी अपराध को कितनी भी सावधानी से क्यों न छिपाया गया हो, सच्चाई अंततः सामने आ ही जाती है।